अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग आवर अनदर सेशन। क्रिटिकल एनालिसिस का यह सेशन है जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस टीम में से मेरे पास आज 4 प्रेजेंटर्स मौजूद हैं, जिसमें इज़ा आमिर, इज़्मा खालिद, रिदा आज़म और अनम मुमताज़, जो अपने वक्त में आके अपने हवाले से अपनी समझ के मुताबिक जो भी उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं फेलिसीज, वो आपके सामने उसका इजहार करेंगी, आपसे शेयर करेंगी। आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी नजरिए से या किसी पॉइंट से आप इख्तलाफ करते हैं, तो आपने अपने पास उसको पेन डाउन करना है। एंड में इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर का एक सेशन भी होगा और हम आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह कोशिश कीजिए कि रिलेटेड टू द टॉपिक रहें। सो बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए जो पूरी टीम है, वो उनमें से जो भी सबसे पहले आना चाहे वो आके इस प्रेजेंटेशन का आगाज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनम मुमताज। और आज का हमारा जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है। और ये काफी पॉपुलर टॉपिक है, आजकल का सबसे वायरल टॉपिक है, मीन्स एंड आर्किटाइप्स। मीन्स का नाम हम लोगों ने आज की लाइफ में सबने सुना है, रोज हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पर इसकी क्या गहराइयां हैं और ये कहाँ से अखज किया गया, इसके ऊपर आज हम इस प्रेजेंटेशन में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कंटेंट्स से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे अपनी प्रेजेंटेशन का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और स्पीकर प्रोफाइल, फिर मेन आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर एनालिसिस की तरफ चले जाएंगे। और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे इसको कोर एनालिटिकल फाइंडिंग्स के साथ। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि हमारी जिंदगी में ह्यूमन एज ए ह्यूमन, हमारे जो थॉट्स हैं और हमारे जो कल्चर्स हैं उसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं और उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बार बार अक्कर करते हैं, मतलब बार बार रिपीट होते हैं। और इस रिपीटेशन को, और या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होते हैं, इस रिपीटेशन को हम दो कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। एक तो मीम है और दूसरा यंगियन आर्किटाइप्स। इस प्रेजेंटेशन में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से रिचर्ड डॉकिन और पीटर जॉर्डन पीटरसन, जो कि दोनों बहुत ही माने हुए स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से हमारे साथ हमें एक्सप्लेन किया और कहाँ पे उनकी शॉर्टकमिंग्स रही, और ये सारी चीजें, और ये दो कॉन्सेप्ट किस तरह सिमिलर है और ये दोनों कॉन्सेप्ट किस तरह डिफरेंट है एक दूसरे से। इस चीज को हम लोग इस पूरी प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं। हमारी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव जो है, सबसे पहले तो हम मीम्स एंड आर्किटाइप्स को एग्जामिन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर मीम्स एंड आर्किटाइप क्या सुपरफिशियल मीनिंग रखते हैं, क्या इनकी गहराइयों में इनके डीपर मीनिंग्स भी हैं। और फिर हम देखेंगे कि पीटर और डॉकिंस और पीटरसन ने इन दोनों का क्या रिलेशनशिप डिवेलप किया और वो इन दो कॉन्सेप्ट्स को किस तरह लेके चलते हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉकिंस वो शख्स है जिसने मीम का कॉन्सेप्ट जो था अपनी बुक में इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, ओवरलैपिंग करते हैं। और साथ साथ हम लोग इनकी जो डिबेट है उसकी स्ट्रेंथ, लिमिटेशन और फेलिसीज और बाइसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। जो हमारे स्पीकर्स हैं इस डिबेट में, वो सबसे पहले तो रिचर्ड डॉकिंस हैं, जो कि एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं और एक एथीस्ट हैं। इन्होंने 2006 में द गॉड डिल्यूजन लिखी और उसके बाद ये एक मिलिटेंट एथीस्ट के नाम से इंट्रोड्यूस हुए। और इन्होंने अपनी बुक द सेल्फिश जीन्स में एक टर्म कोइन की और एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, मीम, और जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर हुए। उसके इनके अगेंस्ट हम लोग जो स्पीकर हैं वो हैं जॉर्डन पीटरसन, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं और ग्लोबल इंटेलेक्ट हैं। और ज्यादातर ये इस बात से मशहूर हैं कि ये साइंस और रिलीजन को आपस में कनेक्ट करने के लिए मशहूर हैं और इन दोनों के कनेक्शन बनाने के लिए मशहूर हैं। और हम साथ साथ इनकी जो बाइसेस हैं वो आगे डिस्कस करने की बजाय यहीं पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरी वीडियो में हम लोगों ने जितना भी एनालिसिस किया, इन दोनों की जो बाइसेस थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। डॉकिंस जो है, क्योंकि वो एम्पेरिकल डाटा के ऊपर बिलीव करते हैं, तो हमें वो डॉकिन पूरी डिबेट में साइंटिज्म बायस नजर आएंगे। और उसके अगेंस्ट हम पीटरसन को देखेंगे तो जब वो आर्किटाइप और मीम्स को एक्सप्लेन करेंगे तो वो कंफर्मेशन बायस नजर आएंगे। कंफर्मेशन बायस का मतलब है कि जो वो बात प्रूव करना चाह रहे हैं वो उसी के हक में एविडेंस लेकर आएंगे, रादर देन कि कोई उसके अगेंस्ट एविडेंस हो, वो उस एविडेंस को नहीं पेश करे, लेकिन जो उनकी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथ कर रही हैं बातें, वो वही एविडेंस पेश कर रहे हैं। जबकि साइंटिज्म बायस उसको कहते हैं जब आप सिर्फ हर चीज को साइंस के एंगल से देखना शुरू कर दें और आप सिर्फ हर चीज को एम्पेरिकल डाटा की बेस के ऊपर जज करें।
अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है इस पूरी डिबेट की और पूरी प्रेजेंटेशन की, वो है डेफिनेशन ऑफ आर्कीटाइप एंड मीम। इन दोनों का कॉन्सेप्ट अगर हमें पता होगा तो हमारे लिए इस पूरी डिबेट को समझना भी आसान है और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को भी समझना आसान है। यहाँ पे हमने आर्कीटाइप की जो डेफिनेशन है वो कार्ल यंग के कॉन्सेप्ट से ली है, क्योंकि हमारे जो स्पीकर हैं पीटरसन, वो उन्हीं का रेफरेंस देते हैं इस डिबेट में। कार्ल यंग के अकॉर्डिंगली हम लोगों की जिस तरह बॉडी का एक स्ट्रक्चर है और एक स्केलेटन है, वो कहता है कि हमारी जो एक बॉडी है इसके अंदर लिवर है और लंग्स हैं, हार्ट है, स्केलेटन है, और ये स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में हर इंसान में सेम है। इसी तरह हमारी जो साइकोलॉजी है उसके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं और ऐसी टेम्पलेट्स हैं जो सबके अंदर, सब ह्यूमन बींग्स के अंदर सेम है। उसको वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कहता है। और आर्किटाइप जो है वो यूनिवर्सल, वो कहता है कि ये यूनिवर्सल रिपीटिंग पैटर्न्स हैं और सिंबल हैं जो कि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से निकले, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हर इंसान में वो कहता है कि ये पार्ट जो है वो सेम है। जिस तरह हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर सेम है, इसी तरह हमारी साइकोलॉजी में भी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस बिल्कुल सेम है। इसी वजह से वो आगे एग्जांपल देता है कि हम लोग जब भी डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करते हैं या हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें और कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमें रिपीट होते नजर आते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट है हीरो का, तो हम देखते हैं कि अगर हम लोग डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट कल्चर या हिस्ट्री से हीरो की स्टोरीज को जब देखें तो वो एक हीरो जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है और उसके एक सॉरी चैलेंजेस से गुजरता है और उसके बाद उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है। अब यंग के अकॉर्डिंगली ये जो चैलेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन है ये टेम्पलेट है, आर्कीटाइप है, ये हमारी अनकॉन्शियस का। अब आगे से हीरो की स्टोरीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन वो चैलेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा ही गुजरेगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर गुड लेकर आएगी। और इसी तरह मदरहुड का कॉन्सेप्ट उसने कहा कि एज ए मदरहुड जो है वो हमारे माइंड में उसका टेम्पलेट है डेवलपमेंट का, नरिशमेंट का, प्रोटेक्शन का, केयर एंड लव का। उसने कहा ये टेम्पलेट है हमारे अनकॉन्शियस में मदर की। और आगे से मदर गुड है या बैड है, वो अच्छी नरिशिंग करती है, बुरी नरिशिंग करती है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट स्टोरीज पे और डिफरेंट एरियाज में। लेकिन जो टेम्पलेट है हमारे माइंड में जैसे डेवलपमेंट, नरिशमेंट, लव एंड केयर, जैसे ही हम मदर को सोचते हैं तो हमारे माइंड में ये सारी टेम्पलेट क्रिएट हो जाती है अनकॉन्शियसली। तो वो कहता है ये सबके अंदर एक जैसी है। इसी तरह ओल्ड वाइज मैन के कॉन्सेप्ट है जो हमें हर स्टोरीज में डिफरेंट कल्चर्स में नजर आता है कि वो गाइडेंस देता है और विजडम देता है। इसके अगेंस्ट अगर हम लोग मीम का कॉन्सेप्ट देखें तो मीम भी एक यूनिट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन है। डॉकिंस जो है वो एक बायोलॉजिस्ट हैं और डॉकिंस हर चीज को एम्पिरिकल ट्रुथ के ऊपर देखना चाहते हैं। तो डॉकिंस ने जब ये मीम का कॉन्सेप्ट कॉइन किया और इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया, तो डॉकिंस का मकसद था कि कुछ ऐसे एलिमेंट उन्होंने देखा कि कल्चर के अंदर कोई चीजें रिपीट होती है, कोई चीजें स्प्रेड होती है, कोई आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, और उसने कहा कि ये किस प्रोसेस से स्प्रेड हो रही है। इस बात का जवाब उसने जीन से एक टर्म कॉइन की, मीम, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, मीमेटिक से ये मीम वर्ड निकला है जिसका मतलब होता है इमिटेशन। उसने कहा कि ये जो कल्चरल ट्रांसमिशन है मीम के थ्रू होती है और वो उसका मतलब है कि ये चीजें इमिटेशन से होती हैं। हम लोग एक दूसरे से इमिटेट करते हैं आइडियाज को, थॉट्स को, कल्चर को, रिलीजन को, और इसी जिस तरह जीन्स एक दूसरे को रेप्लिकेट करते हैं, इसी तरह मीम्स भी आइडियाज, थॉट्स और कल्चर को रेप्लिकेट करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा फैशन ट्रेंड है, लोग एक दूसरे को फैशन करते देखते हैं और वो उसको बस कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह मेलोडीज हैं, सॉन्ग्स हैं, रिलीजियस बिलीफ भी डॉकिंस ने कहा कि इसी तरह ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये स्प्रेड हो रहे हैं वायरस की तरह, और ये इमिटेशन के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं। अब उसने जीन्स का जो कॉन्सेप्ट था उसका मतलब था कि जीन से हम लोग एक तो जीन अपने आप को कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है, दूसरा वो एक एवोल्यूशन से गुजरता है, तीसरा फिर उसके बाद वो सरवाइव करता है। इसी तरह उसने कहा मीम का भी कॉन्सेप्ट है कि हम लोग रेप्लिकेट करते हैं और फिर उसके बाद मीम के अंदर भी एवोल्यूशन आती है, और थर्डली उसके अंदर भी जो मीम सर्वाइव कर जाते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हम लोग देखते हैं इस पूरी वीडियो में, रिचर्ड डॉकिंस जो है वो ये उनका स्टांस है कि मीम्स और आर्किटाइप्स जो है वो फंडामेंटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं।
और जो जॉर्डन है, पीटर जॉर्डन है, वो उनका स्टांस ये है कि मीम्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ आर्कीटाइप्स। वो कहते हैं कि मीम जो है वो आर्कीटाइप के कोई एक्सप्रेशन है, वो किसी ना किसी आर्कीटाइप को टच करते हैं। और यही चीज हम लोग अपनी नेक्स्ट एनालिसिस में देखेंगे कि इन दोनों में से कौन है जिसने अपनी बात को ज्यादा अच्छे से एविडेंस के थ्रू प्रूफ किया और किसने नहीं किया। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता देती of हूँ the कि वीडियो के catchiness स्टार्ट of में हमें रिचर्ड डॉकिंस ने मीम की yeah of the डेफिनेशन दी। मीम्स जो है वो वायरस की तरह स्प्रेड होते हैं, और जिस तरह वायरस स्प्रेड होता है इसी तरह मीम्स भी स्प्रेड होते हैं। और रिचर्ड डॉकिंस का कहना था कि जो आर्कीटाइप है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और मीम्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसके अगेंस्ट पीटरसन यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि आर्कीटाइप्स जो है, मीम्स जो है वो इमोशनल रेजोनेंस रखते हैं आर्कीटाइप की। तो डॉकिंस ने पहले एग्जांपल दी कि जैसे बेसबॉल हैट जो है वो हम पीछे को पहनते हैं, तो ये एक जस्ट फैशन है, ये एक मीम है, ये बस एक स्प्रेड हो गया, इसका कोई डीपर मीनिंग नहीं है। उसके अगेंस्ट अब पीटरसन उनको क्या जवाब दे रहे हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। of a idea, a meme, let's say, with the more underlying motivational structures. And as the idea is more related to the action of underlying biological motivational structures, it becomes more and more expression of something that's instinctual and archetypal. Like Jung defined an archetype essentially as something like the manifestation of an instinct in image and then also in behavior. So the deepest level is something like the instinct, and that would be motivational or emotional drive. And then there's a manifestation of that in imagination and behavior, and it's more culturally constructed there. Then you could also imagine that there are depths of these ideas. The baseball hat idea, for example, that would be something that's manifesting itself at a fairly shallow level. But there's a reason that the backwards baseball hat caught on. You know, it speaks of the moment for whatever reason. And it's linked to the biology through the fact that it captures interest for some reason. जी, यहाँ पे पीटरसन ने कहा कि जो आर्की मीम्स है, जो बेसबॉल हैट है जो हम पीछे को पहनते हैं, तो इसका ये शैलो मीम है, लेकिन ये किसी ना किसी बेसिक आर्कीटाइप को टच कर रहा है। और आर्कीटाइप क्या है, वो यंग की उन्होंने डेफिनेशन दी कि वो कह रहे हैं कि वो किसी ना किसी इंस्टिंक्ट से जाके मिलते हैं, वो हमारे किसी इमोशन को रेजोनेट करते हैं। और जो बेसबॉल हैट की फैशन है पीछे को पहनने का, वो भी किसी वजह से ही स्प्रेड हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने बेयर असर्शन फैलेसी की है। बेयर असर्शन फैलेसी हम इसको कहते हैं कि जब कोई आप अपनी बात को बगैर किसी एविडेंस के पेश करें और उसको सच माने, और या फिर ये इस बात का गुमान रखें कि दूसरा बंदा भी उसको सच मानेगा। अगर कोई कहता है कि सोशल मीडिया यंग लोगों के लिए हार्मफुल है, और दूसरा बंदा आगे से कहे कि वो कहे कि ये कैसे हार्मफुल है, तो जो दूसरा बंदा है वो कहे कि क्योंकि हार्मफुल है इसलिए हार्मफुल है, और उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ ये हार्मफुल है इसलिए मैं कह रहा हूँ हार्मफुल है इस वजह से। तो यहाँ पे भी हमें पीटरसन जो है वो यही फैलेसी कमिट करते नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि शैलो लेवल पे ये जो मीम ये जो बेसबॉल हैट है उसको वो जो स्प्रेड हुई है वो शैलो मीम्स है, लेकिन उन्होंने इसकी कोई रीजन नहीं बताई कि वो किस आर्कीटाइप को जाके कनेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, या फिर उसका कोई लॉजिकल कनेक्शन उन्होंने पेश नहीं किया। लेकिन जस्ट उन्होंने ये कह दिया कि ये एक शैलो मीम जो शैलो मीम है ये किसी ना किसी आर्कीटाइप के साथ जाके कनेक्ट करता है। तो ये उन्होंने ऑटोमेटिकली एज्यूम कर ली ये बात कि ये आर्कीटाइप का पैटर्न है, और ये इस वजह से स्प्रेड हो रहा है कि ये किसी आर्कीटाइप को टच कर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई एविडेंस इसका प्रोवाइड नहीं किया। मैं नेक्स्ट प्रेजेंटर को इनवाइट करूंगी टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा आजम है। यहाँ से मेरा पोर्शन स्टार्ट होगा। मैं अपने पोर्शन के पे जाने से पहले आपको एक ब्रीफ समरी दे देती हूँ कि जो मेरा पोर्शन है इसके अंदर स्पीकर्स ने क्या बात की है, ताकि आपको वीडियो का कॉन्टेक्ट समझ आ जाए। तो ये जो मेरा पोर्शन है इसमें जो दो हमारे पास स्पीकर्स हैं, जॉर्डन पीटरसन और रिचर्ड डॉकिंस, उनके दरमियान एक बुनियादी इख्तलाफ पर मबनी बात हो रही है, और उनका बुनियादी इख्तलाफ है ट्रुथ, रियलिटी, मीनिंग को समझने का सही तरीका क्या है। पीटरसन का कहना है कि जो मिथ्स हैं, मजहबी कहानियां हैं, या जो सिंबॉलिक नैरेटिव्स हैं,
उनको सिर्फ लिटरल या साइंटिफिक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी, उसके अंदर जो डर है, तकलीफ है, ग्रोथ है, ऑर्डर है, उसके बारे में हमें गहरी नफ्सियाती और मायनी खेज सच्चाइयाँ बयान करती हैं। ये आपने याद रखना, ये पीटरसन कह रहा है। उनके मुताबिक जो डिवाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, आर्कियोटाइप्स हैं, ड्रैगन्स हैं या बाइबल की कहानियां हैं, उनके बुनियादी पैटर्न्स की निशानदेही करती हैं और उसके ज़रिए इंसान को मीनिंग, मोरालिटी और ट्रांसफॉर्मेशन को समझना आसान बनाती है। दूसरी तरफ डॉकिंस इस अप्रोच को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि जो सिंबॉलिक मीनिंग्स को हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बराबर नहीं रख सकते। उनका मौक़िफ़ है कि किसी भी दावे को हकीकत का हिस्सा हम तभी मान सकते हैं जब उसको ऑब्जर्वेशन से, एविडेंस से, साइंटिफिक मेथड के ज़रिए वेरीफाई किया गया हो। उनके नज़दीक मिथ्स और रिलीजियस नैरेटिव्स कल्चर या साइकोलॉजिकल अहमियत रख सकते हैं, लेकिन उनका फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी समझना बेवकूफ़ी है। दोनों के दरमियान असल टेंशन ये है कि पीटरसन सिंबॉलिक और साइकोलॉजिकल मीनिंग्स को भी ट्रुथ की एक किस्म समझते हैं, जबकि जो डॉकिंस हैं वो सिर्फ टेस्टेबल ऑब्जर्वेशंस और एम्पेरिकली वेरीफाइड रियलिटी को लेजिटिमेट ट्रुथ मानते हैं। ठीक है, और उनके लिए इख्तलाफ सिर्फ रिलीजन पर नहीं है, बल्कि उनका बुनियादी सवाल ये है कि सच को डिफाइन करने का मयार क्या होना चाहिए। सो ये इसकी एक शॉर्ट समरी थी। आगे फैलिसीज को एक्सप्लेन करने से पहले दो और चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी। मेरी फैलिसीज में दो एलिमेंट्स यूज़ होंगे जो कि आपको पता होने चाहिए, ताकि आप जब मैं फैलिसीज एक्सप्लेन करूँ तो आपको उनको समझने में भी आसानी हो। एक आगे आएगा ब्रॉन्ज सरपेंट और एक प्रीडेटर्स का लफ्ज़ आएगा। सो ब्रॉन्ज सरपेंट का लफ्ज़ आएगा तो उसका मतलब है कि ये एक कहानी है, एक रिलीजियस कहानी है। उसका एक करेक्ट उसके हवाले से है कि जब बनी इसराइल सफ़र कर रहे थे रेगिस्तान में, तो उन्होंने खुदा के खिलाफ और हज़रत मूसा के खिलाफ शिकायत शुरू कर दी थी। इस पर सज़ा के तौर पर उन पर साम छोड़ दिए गए थे। वो जहरीले साम थे, वो उनको डस रहे थे, जिनकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो रही थी। फिर उन लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने उन्होंने ये कितनी बड़ी गलती की है, और उन्होंने फिर हज़रत मूसा से अपनी गलती की तलाफ़ी की और कहा कि खुदा से उनके हवाले से दरख्वास्त की जाए और उनकी माफ़ी पहुंचाई जाए। फिर खुदा ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि एक पोल पर एक पीतल यानी ब्रॉन्ज का सांप लटका दिया जाए, और जो भी उस सांप को फिर देखता था और जो सांप से डसा हुआ होता था वो हील कर जाता था, यानी वो ठीक हो जाता था। दूसरा जो फैलेसी में लफ्ज़ आएगा वो प्रीडेटर्स है। तो प्रीडेटर्स शिकार करने वाले, यानी ऐसे जानवर जो दूसरे जानवर का शिकार करके अपनी खुराक हासिल करते हैं, जिसमें हमारे पास शेर हो सकता है और ईगल वगैरह हो सकते हैं। सो अब हम अपनी फैलेसी की तरफ जाते हैं। प्लीज़ यहाँ से वीडियो प्ले करें। Their privilege, especially given the lack of explicit understanding about the relationship. So let me detail it. So there's a scene in the Exodus story, where the Israelites are doing their usual fractious foolishness and whining about the fact that they're lost and bemoaning the loss of their privileges under the Pharaoh and complaining about the power dynamics of their leadership and just generally being followers of Cain, let's say. And God, the cruel God that you refer to, decides to send among his suffering subjects poisonous snakes to bite them, which seems a little over the top, you might say. But in response to that, I would say there's no situation so terrible that some damn fool can't make it infinitely worse. And so that's what happens to the Israelites. So they're being bitten by these poisonous snakes, and the leaders of the people who've wandered from God go to Moses and they say, look, we know you've got a pipeline to God, and, you know, there's a lot of snakes and they're doing a lot of biting, and maybe you could just ask him to, you know, call off the serpents. And so Moses, who's not very happy with the Israelites either, decides that he'll go talk to God. And God says something very strange. He doesn't say, to hell with the Israelites, more snakes is what they need. And he doesn't say, well, I produced the snakes, so I'll get rid of them. He says something very, very peculiar. He says, have the Israelites gather together all their bronze and make a giant stake and put a serpent on it, a bronze serpent, which is the symbol of healing, by the way, that even the Greeks use. That is symbol of Asclepius. It's a very old symbol, very widespread. It's still used by physicians today. And then he says, put it up where the Israelites can see it, and if they go look at it, then the serpent's poison won't harm them. And I read that and I thought, that's exactly what psychotherapists discovered as they all converged in the 20th century on the utility of exposure therapy as curative.
And that's the pharmacon. A little of the poison that hurts you cures you. It's the same principle that's used for vaccines, by the way. So ओके, सो यहाँ पे जो फैलेसी हम डिस्कस करने लगे हैं इस पोर्शन में, वो है ओवर जनरलाइजेशन। पहले मैं थोड़ा ओवर जनरलाइजेशन आपको बता देती हूँ कि होता क्या है, ताकि आपको फिर फैलेसी अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। सो ओवर जनरलाइजेशन तब होती है जब कोई शख्स चंद एग्जांपल्स या लिमिटेड एविडेंस की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा या गहरा यूनिवर्सल कंक्लूजन निकाल लेता है। यानी कुछ केसेस में ये बात सच है, इसलिए ये हर केस में ये बात सच होगी। एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर एक स्टूडेंट के दो टीचर्स मिलते हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और वो कहता है कि सारे टीचर्स ही स्ट्रिक्ट होंगे, तो ये उसने ओवर जनरलाइजेशन की है। और आसान करने के लिए बताती हूँ कि अगर मेरे दो दोस्त हैं और उन्होंने मुझसे उधार लिया है और वो मुझे उधार वापस नहीं करते, तो मैं ये कहना शुरू कर दूं कि मेरे जितने भी दुनिया में दोस्त होते हैं वो सारे फ्रॉड होते हैं और वो पैसे वापस नहीं करते। तो ये ओवर जनरलाइजेशन होती है, यानी कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हुए उनकी बुनियाद पर एक फैसला कर देना। अब यहाँ पे जॉर्डन पीटरसन ने जो फैलेसी कमिट की है वो ओवर जनरलाइजेशन है। वो कहते हैं कि जो ब्रॉन्ज सरपेंट की स्टोरी है, एक्सपोजर थेरेपी है और वैक्सीन्स है, ये तीनों डेमोन्स्ट्रेट करती हैं एक सेम जनरल प्रिंसिपल। कंट्रोल एक्सपोजर टू हार्म लीड्स टू हीलिंग, ग्रोथ एंड रिकवरी। पीटरसन मुख्तलिफ फील्ड से एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिसमें एक ब्रॉन्ज सरपेंट जो कि एक रिलीजियस स्टोरी है, एक्सपोजर थेरेपी जो एक साइकोलॉजिकल मेथड है, और वैक्सीन्स जो कि एक बायोलॉजिकल मेथड है। तीनों एग्जाम्पल्स में किसी न किसी फॉर्म में डेंजर या तकलीफ का सामना शामिल है। पीटरसन इन एग्जाम्पल्स को यूज करते हुए ये पॉइंट बनाते हैं कि इंसान अक्सर उसी वक्त ग्रो करता है जब वो अपना डर या मुश्किल का सामना करता है। मसला यहाँ ये पैदा होता है कि कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल से एक बहुत ब्रॉड प्रिंसिपल निकालते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि असल जिंदगी में हर तकलीफ ग्रोथ नहीं देती है, हर डेंजर का सामना आपको हीलिंग नहीं देता है, हर एक्सपोजर फायदेमंद नहीं होता, और कुछ सिचुएशंस में एक्सपोजर आपको नुकसान भी दे सकता है। मिसाल के तौर पे एक्सपोजर थेरेपी ट्रेन प्रोफेशनल्स के कंट्रोल में की जाती है, और अगर कोई डर का सामना कर रहा है और उसको गलत तरीके से उसका डर का सामना करा दिया जाए, तो उसका ट्रॉमा बढ़ भी सकता है। इसी तरह वैक्सीन्स भी केयरफुली डिजाइंड होती हैं, इससे ये प्रूव नहीं होता कि हर किस्म का कंट्रोल्ड हार्म बेनिफिशियल होता है। सो कुछ एग्जाम्पल्स में ये प्रिंसिपल काम करता है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि इसको हम यूनिवर्सल रूल बना देंगे। इसलिए यहाँ पे ओवर जनरलाइजेशन की फैलेसी जो है वो कमिट हुई है। पीटरसन ने कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स को देखकर एक बहुत गहरा कंक्लूजन निकाल दिया है, जिसको वो हर सिचुएशन पे अप्लाई कर रहे हैं, और वो हर सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होता है। सो ये थी हमारी पहली फैलेसी इस पोर्शन की, विच इज ओवर जनरलाइजेशन। अब नेक्स्ट फैलेसी की तरफ जाते हैं। प्लीज वीडियो प्ले करें। overcome in your life. I'm not interested in dragons. I'm interested in reality. Okay, so okay. So I read a book a while back that described the biological reality of the dragon. Say, well, there's no such thing as a dragon. It's like, okay, is there such a thing as a predator? Of course. Well, that's a meta category. What's the category of predator? Bear, eagle, if you're a primate. Fire? Is fire a predator? No. Well, it's complicated because a fire kills you. Okay, so is there a worse predator than serpentine, flying, fire-breathing reptile? Is that not the imagistic equivalent of predator? So in what way, if predator is real, in what way isn't dragon real? It doesn't take that much imagination to see the identity. And then wouldn't the fundamental task of edible primates be to figure out how to overcome the dragon forever? ओके, अब दूसरी फैलेसी की तरफ जाते हैं जो यहाँ पे कमिट हुई है, विच इज कैटेगरी एरर। अब कैटेगरी एरर तब होता है जब दो मुख्तलिफ कैटेगरीज की चीज़ों को एक ही किस्म की चीज़ समझ लिया जाए और उन्हें एक ही स्टैंडर्ड पर जज किया जाए। एक टाइप की चीज़ को दूसरी टाइप की चीज़ की कैटेगरी में रख देना कैटेगरी एरर कहलाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल से समझाती हूँ, कोई यूनिवर्सिटी विजिट करे और पूछे कि भाई मैंने लाइब्रेरी भी देख ली है, मैंने क्लासरूम्स भी देख लिए हैं, मैंने ऑफिस भी देख लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी कहाँ है? सो ये कैटेगरी एरर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई अलग बिल्डिंग नहीं है, यूनिवर्सिटी इन सब चीज़ों का मजमुआ होती है। तो शख्स ने यूनिवर्सिटी को एक गलत कैटेगरी में रख दिया है। अब जॉर्डन पीटरसन का यहाँ क्लेम ये है कि जो ड्रैगन्स है वो सिंबॉलिकली रियल है, क्योंकि वो कम्बिनेशंस और अब्स्ट्रैक्शंस है रियल प्रेडेटर्स और डेंजर्स का जो ह्यूमन थ्रू आउट द हिस्ट्री फेस करते आए हैं। और इसी वजह से वो एक मशहूर लाइन अपनी कहते हैं कि अगर ड्रैगन्स
प्रीडेटर्स रियल है तो ड्रैगन्स रियल क्यों नहीं है। पीटरसन आर्ग्यू करते हैं कि ड्रैगन्स कोई रैंडम या इमेजिनरी क्रिएशन नहीं है। उनके मुताबिक ड्रैगन असल में उन तमाम डेंजर्स का सिंबॉलिक कम्बिनेशन है जिनका इंसान ने हिस्ट्री में सामना किया है, जिसमें हमारे पास सांप है, जिसमें हमारे पास प्रीडेटर्स आ सकते हैं, आग आ सकती है और अननोन डेंजर्स है। यानी ड्रैगन इंसानी डर और खतरे का अल्टीमेट इमेज है। इसलिए मैंने कहा वो पूछते हुए भी नजर आते हैं कि अगर प्रीडेटर रियल है तो फिर आप कैसे कहते हो कि ड्रैगन जो है वो रियल नहीं है। पीटरसन का साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि ड्रैगन इंसानी एक्सपीरियंस में रियल सिग्निफिकेंस रखता है, लेकिन लॉजिकल लेवल पर यहाँ एक प्रॉब्लम पैदा होती है कि पीटरसन जो है वो प्रीडेटर्स और ड्रैगन को एक ही किस्म की चीज कह रहे हैं, और ये एक किस्म की चीज नहीं है, क्योंकि जो प्रीडेटर्स होते हैं वो हमारे पास फिजिकल क्रिएचर है, असल फिजिकल क्रिएचर है, और जो ड्रैगन है हमारे पास वो सिंबॉलिक या मिथिकल कॉन्सेप्ट्स है। सो जो हमारे पास यहाँ पे इस वजह से जो उन्होंने फैलेसी कमिट की है वो कैटेगरी एरर में गई है, क्योंकि ड्रैगन का आप कह सकते हो कि कल्चरल इम्पैक्ट है, लेकिन ड्रैगन इन सब बातों के बावजूद हम ड्रैगन्स को एक बायोलॉजिकल रियलिटी का हिस्सा नहीं बना सकते हैं। यही पीटरसन सिंबॉलिक रियलिटी और फिजिकल रियलिटी के दरमियान जो बाउंड्री है उसको ब्लर कर देते हैं, और इसी वजह से वो एक फैलेसी कमिट करते हैं, और वो फैलेसी कहलाती है हमारे पास कैटेगरी एरर। यानी एक सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट को उस कैटेगरी के करीब ट्रीट कर दिया जाए जो फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ती है, यानी रियल प्रेडेटर्स और सिंबॉलिक ड्रैगन्स को डिस्कशन में बहुत करीब लाया गया और दोनों मुख्तलिफ कैटेगरी से बिलोंग करती है और उनको एक कैटेगरी बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कैटेगरी एरर हुई है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे नेक्स्ट प्रेजेंटर के पास और वो अपना टॉपिक प्रेजेंट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना टॉपिक रिलीजन की तरफ चला जाता है, मीन्स वर्सेस आर्केटाइप्स की बहस में, जिसमें पीटरसन जो है वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि कोई मिडिल ग्राउंड हो जिसमें डॉकिंस और वो जो है वो ऑन द सेम ग्राउंड एग्री कर लें, जिसकी वजह से वो एक क्लेम करता है जो कि हम सुनेंगे भी। realm of quantum phenomena, right? And we have a trouble with quantum phenomena because at the micro level, things don't act like things act at the macro level. So they escape our intuitions. And one of the things you said was that although it's perhaps even impossible for creatures embodied like us to get a grip on quantum phenomena, the strange wave particle duality, for example, we have ample evidence that it works and stellarly. And I would say exactly the same thing about the biblical texts. Oh. If they run into a mystery, like there's a horizon of mystery, which I do not claim to penetrate, but insofar as I've been able to understand the text, every time I make a improvement in understanding, it reveals something to me that's just like shattering. अब यहाँ पर पीटरसन जो है वो क्लेम कर रहा है कि जो बिब्लिकल टेक्स्ट है वो उस तरह ही मिस्टीरियस है जैसे क्वांटम फिजिक्स है। तो यहाँ पर जो उसने फैलेसी कमिट की है उसको हम फैल्स एनालॉजी कहते हैं। जो वर्ड एनालॉजी है उसका मतलब है कंपेयर करना। हम लोग एनालॉजीज को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ताकि हमें कोई नई चीज़ समझनी हो उसके लिए, जैसे कि ये चीज़ इस जैसी है। फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल लें कोई कहे कि जो लाइफ है इज़ लाइक अ जर्नी, उसका एक स्टार्ट होता है, उसका एक एंड होता है और दरमियान में उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो ये एक एनालॉजी दी गई है। अब ये फॉल्स कब होती है? जब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन जो है वो सरफेस लेवल पे तो आपको रीजनेबल लग रहा हो, लेकिन एक क्रिटिकल डिफरेंस हो जो कि इस कंपैरिजन को मिसलीडिंग या फिर इनवैलिड बना देता है, और वो डिफरेंस एग्जैक्टली जो मैटर कर रहा होता है इस आर्ग्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल को हम लोग लें तो अगर कोई कहे कि लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी, जिस तरह जर्नी का एक स्टार्ट होता है और जर्नी में हम लोग मतलब सफ़र में जब हम जाते हैं तो हम अपना जो सफ़र है उसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स को अनडू कर सकते हैं। इसी तरह लाइफ भी ऐसी है, जबकि ये फॉल्स एनालॉजी हो जाएगी क्योंकि लाइफ में आप अपने जो भी पास गुजर चुका है उसको आप वैसे अनडू नहीं कर सकते हो जैसे आप अपनी जर्नी में करते हो अगर किसी सफ़र पे आप जा रहे हो। तो पीटरसन ने क्या किया यहाँ पर, वो भी कंपेयर कर रहा है मिस्ट्रीज को। जो बिब्लिकल टेक्स्ट में उसको मिस्ट्रीज मिलती हैं वो कह रहा है कि सेम काइंड ऑफ हराइजन ऑफ मिस्ट्री है जैसे क्वांटम फिजिक्स जैसे इंसान की इंट्यूशन में नहीं आती है, उसकी डुअल पार्टिकल जो डुअलिटी है वो समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो काम करती है, फिर भी उसकी कोई ना कोई यूटिलिटी है। इस तरह ही बिब्लिकल टेक्स्ट भी है, वो हमारे जो इंट्यूशन है उसमें नहीं समझ में आता, वो भी वैसे ही काम करता है। यहाँ पर ये फॉल्स एनालॉजी कमिट कर रहा है। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो वेरीफाइबिलिटी है, जिसको डॉकिंस जो है उसका रिबटल भी देता है कि अगर जो क्वांटम फिजिक्स है वो मिस्टीरियस है लेकिन वो अपनी रिस्पेक्ट को गेन करता है थ्रू इट्स क्रेडेंशियल्स, प्रिडिक्टिव प्रिसीजन।
आप बिब्लिकल टेक्स्ट के जो है वो प्रिसिशंस किधर है। तो एक तो ये वेरीफाइबिलिटी एक डिफरेंस आ गया, दूसरा यूटिलिटी, नेचर ऑफ यूटिलिटी दोनों की डिफरेंट है। एक साइंटिफिक लॉ है और एक दूसरा रिलीजियस स्टोरी, दोनों की यूटिलिटी डिफरेंट है। जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो ये मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से कंपैरिजन जो है वो मिसलीडिंग हो जाता है। नेक्स्ट प्ले Not so करें clear वीडियो। to me that that's a reasonable proposition. Okay, let's grant the faint praise, but that has nothing to do with the truth value. And what I care about is the truth value. I see no truth value in the claims of Christianity, the virgin birth, the resurrection, the miracles. Do you believe in any of those? Do you believe Jesus was born a virgin? As I said before, there are elements of the text that I don't feel qualified to comment on. अब डॉकिंस जो है यहाँ पे क्लेम कर रहा है, उसको क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप सच में वर्जिन बर्थ पे यकीन रखते हैं, रिजरेक्शन पे जो है वो बिलीव रखते हैं, यस और नो वाले क्वेश्चंस। ये जो बात है इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि जब उसने पिछली वाली जो बात थी उसने कहा था कि बिब्लिकल टेक्स्ट के क्रेडेंशियल्स की तरह, उसकी प्रेडिक्टिव प्रिसीजंस की तरह। तो जिसके जवाब में जो पीटरसन है वो उसको प्रोवाइड करता है, हिस्टोरिकल एविडेंस प्रोवाइड करता है, उसकी यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है स्टोरी की, और साथ में वो उससे ये भी पूछता है कि तुम खुद भी अपने आप को क्रिश्चियन जो है कल्चरली क्रिश्चियन कहते हो, तो क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से तुमने क्रिश्चियनिटी अपने आप को क्रिश्चियन कहा है, क्रिश्चियनिटी को सबसे ऊपर रखा है, दूसरे रिलीजन्स भी हैं। जब वो जैसे ही एविडेंस प्रोवाइड करता रहता है तो वो इसको इग्नोर करता है और उससे जो है वो बायोलॉजिकल लिटरलिज्म के ऊपर ये वाले क्वेश्चंस पूछता है। अब ये जो फैलेसी है इसको हम मूविंग द गोल पोस्ट कहते हैं। मूविंग द गोल पोस्ट फैलेसी तब होती है जब एक इंसान बार बार आपको जो एविडेंस प्रोवाइड किया जा रहा हो उसको इग्नोर करे और क्राइटेरिया फॉर ट्रूथ या प्रूफ को चेंज करता रहे, ताकि जो ओपोनेंट है वो कभी भी आर्ग्यूमेंट को विन ना कर सके। तो डॉकिंस ने यहाँ पर यही काम किया है। वो जब उसने उससे पूछा कि तुम अपने आप को कल्चरली क्रिश्चियनिटी को अबव इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के ऊपर रखते हो और तुमने रैंक किया हुआ है ऑर्डर को, रिलीजन को रैंक किया हुआ है एथिकली, और कहता है हाँ जी मैंने किया हुआ रैंक और मैंने क्रिश्चियनिटी को सबसे ऊपर रखा है क्योंकि वो प्रोग्रेस किया हुआ है टुवर्ड्स मर्सी। तो वो कहता है देयर इज समथिंग ट्रू ना, जिसकी वजह से तुमने क्रिश्चियनिटी को ऊपर रखा है और खुद को भी क्रिश्चियन कहते हो। जैसे ही वो ये बात करता है, वो एविडेंस एज ए प्रोवाइड करता है, तो वो उसको डिसमिस कर देता है, गोल पोस्ट को मूव कर देता है और बायोलॉजिकल लिटरलिज्म के ऊपर आ जाता है, बायोलॉजिकल मिरेकल्स के ऊपर आ जाता है। हिस्टोरिकल एविडेंस देता है कि वो जो प्रिडिक्टिव पावर थी स्टोरी की वो इतनी थी कि उसने रोमन एम्पायर को डिमोलिश किया, पैगन एंटरप्राइज को डिमोलिश किया और फिलोसॉफिकल बेस रखी साइंस की। वो इस एविडेंस को भी डिस्प्रूव करता है और कहता है कि ये इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, मेरे लिए तो ट्रूथ वैल्यू सिर्फ यही है कि क्या वर्जिन बर्थ हुई थी या नहीं हुई थी। जबकि पीटरसन जो उसको कहने की कोशिश करता है कि ट्रूथ जो है वो सिर्फ एम्पेरिकल ट्रूथ नहीं होता, उसके अलावा मेटाफोरिकल ट्रूथ भी होता है, वैल्यू प्रेडिकेटेड ट्रूथ भी होता है। तो ये इनकी बहस जो है वो चलती रहती है जिसमें वो गोल पोस्ट को चेंज करता रहता है, मूव करता रहता है, ताकि पीटरसन जो है वो कभी भी सेटिस्फाई ना कर सके डॉकिंस को, क्योंकि ये चीज़ इस चीज़ को येस और नो भी क्वेश्चन कर दे, इसका ओरिजिनल डिबेट जो मीम्स वर्सेस आर्कीटाइप है उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर पीटरसन ने आर्ग्यूमेंट दिया था अबाउट ब्रॉन्ज सर्पेंट एंड एक्सपोजर थेरेपी, एंड एज यूजुअल डॉकिंस एंड होस्ट ने उसे कम्प्लीटली साइड स्टेप कर दिया था। और उसके बाद होस्ट पीटरसन से क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप अपने इस आर्ग्यूमेंट से ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि जो बाइबल है वो डिवाइनली इंस्पायर्ड है, यानी कि वो फ्रॉम गॉड है, जिसका एज यूजुअल पीटरसन ने डायरेक्ट आंसर नहीं किया था। तो उसके बाद फाइनली होस्ट जो है उनसे पूछते हैं कि क्या आपके लिए इवॉल्विंग मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डिवाइनली इंस्पायर्ड ट्रुथ सेम है। तो इधर पीटरसन क्लेम करते हैं कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो नाउ लेट्स वॉच द वीडियो कि उन्होंने क्लेम कैसे किया था। There's a very limited universe of possibilities there. Richard, Very limited universe. Richard asked you before about the difference between a story or an idea naturally evolving over the course of numerous manuscripts and throughout human history, and the idea of it being divinely inspired. And you were seeming to imply that these are almost interchangeable concepts. Now, if that's the case, when you say that this divine spirit behind the Bible is actually just the way that it has evolved throughout the human history, throughout the different manuscripts that we've had, then saying that that is what divinity is, I think for you may drag the mundane up into the realm of divinity. But I think for people like Richard and for many people listening, what it does instead is drags the divine down to the realm of the mundane. Very well put, yes. Would drag the
divine down into the realm of the mundane if we're speaking of something like the straight and narrow path of harmony between multiple modes of being. I don't think it doesn't make any difference to me whether it's the material reaching upward or the divine descending downward. I don't think there's any difference between those two things. You don't. That's exactly right. That's the problem. Well, I don't. You don't see the difference. ओके तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि इवॉल्विंग मैन्युस्क्रिप्ट्स होती क्या हैं। तो ये बेसिकली स्टोरीज या आइडियाज हैं जो लोग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एक दूसरे का बिहेवियर नोटिस करके या अपनी ऑब्जर्वेशन से बनाते हैं। उसके बाद फिर उनमें ऑल्ट्रेशंस होती हैं, उनमें एडिटिंग होती है और फिर लोग उन्हें एक दूसरे को बताते हैं और वो आगे ट्रांसफ़र होती हैं। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंसानों के लिए फ़ायदेमंद स्टोरीज या आइडियाज़ होते हैं, खास करके सर्वाइवल के लिए, वो एट द एंड ऑब्जेक्टिव ट्रूथ बन जाते हैं। अब इसके बरक्स जो ट्रूथ डिवाइनली इंस्पायर्ड है वो बेसिकली होता है फ्रॉम गॉड या फ्रॉम हायर बीइंग, और वो ट्रांसेंडेंट होता है, दैट इज बियॉन्ड ऑर्डिनरी, और दैट इज एंड दैट ट्रूथ इज बियॉन्ड द ह्यूमन वर्ल्ड। अब जब पीटरसन ये कहता है कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो वो दो कैटेगरीज को कोलैप्स कर रहा है, ठीक है, दैट इज कि वो कैटेगरी एरर कमिट कर रहा है। अब कैटेगरी एरर बेसिकली है कि आप किसी चीज़ को ऐसी प्रॉपर्टी दे देते हैं या ऐसी प्रॉपर्टी एस्क्राइब कर देते हैं जो उसकी हो नहीं सकती। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं द कलर ग्रीन इज़ वेरी लाउड, या आप कहते हैं कि एंगर की शेप क्या है। तो अब एंगर तो इमोशन है, उसकी शेप नहीं है। तो ये दो डिफरेंट कैटेगरीज है जिनको आप ओवरलैप करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी पीटरसन दो कैटेगरीज को ओवरलैप करवाता है। एक कैटेगरी है जिसमें मटेरियल रीचिंग अपवर्ड है, यानी कि इवॉल्विंग मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड का प्रोसेस है, और दूसरी तरफ मटेरियल डिसेंडिंग डाउनवर्ड है, जो कि डिवाइनली इंस्पायर्ड है, जो बियॉन्ड ह्यूमन वर्ल्ड है। तो ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप इन्हें नेचुरल या सुपर नेचुरल की कैटेगरीज, या फिर आप इसे लॉजिकल या मेटाफिजिकल कैटेगरीज कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कैटेगरी एरर कमिट हुआ है। सो अब हम नेक्स्ट एनालिसिस पे चलते हैं। अब इस वीडियो का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पहले देख लेते हैं। यहाँ पर पीटरसन बेसिकली बायोलॉजी और मिथ्स के दरमियान सिमिलैरिटीज बता रहा है, ठीक है, या बायोलॉजी और रिलीजियस स्टोरीज के दरमियान। और उसके लिए वो एग्जाम्पल लेता है हाइपोथैलेमस की और हीरो मिथोलॉजी की। अब हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसके दो हाफ्स होते हैं। अब उनमें से एक हाफ जो होता है वो जैसे हंगर, स्लीप और थर्स्ट वगैरह के साथ डील करता है, और जब वो वाला हाफ फुलफिल्ड होता है तो दूसरा हाफ इंसान को अर्ज करता है कि वो एक्सप्लोर करे, जैसे डिस्कवर करे या लर्न करे। तो पीटरसन कहता है कि हीरो मिथोलॉजी में भी यही होता है। उसमें हीरो अपना कंफर्ट छोड़ के जाके एक्सप्लोर करता है अननोन डेंजर को, यानी वो प्रेडेटर से, मॉन्स्टर से फाइट करता है, क्योंकि उसे पता होता है इसके पीछे कोई ना कोई ट्रेजर होगा, कोई जिसे वो लाकर अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट कर सकता है। तो फिर वो कहता है कि अब चूंकि हम लोग अब इस जैसे ज़माने में जाके बैटलफील्ड्स पे लड़ते नहीं हैं, या हम प्रेडेटर्स मॉन्स्टर से लड़ते नहीं हैं, तो हमने उनकी एब्स्ट्रैक्शंस बना ली, जैसे लॉर्ड्स ऑफ रिंग में या हैरी पॉटर वगैरह में। इनमें हमने जैसे प्रेडेटर्स और ड्रैगन्स वगैरह बना लिए, और उनके बारे में हमने मीम्स या स्टोरीज बनाई ताकि उस फाइट को हम प्रैक्टिस कर सकें और लर्न कर सकें, या जैसे मिसाल के तौर पर करेज को डेवलप कर सकें। अब उसके बाद अपने इस आइडिया ऑफ स्टोरी या आइडिया ऑफ मीम की सिग्निफिकेंस बताने के लिए, इंपॉर्टेंस बताने के लिए, वो एक एग्जांपल देता है कि पास्ट में एक मीम या स्टोरी उसको प्रैक्टिस किया गया और अब भी उसका औरतों की तरजीहात पर असर है। तो हम वीडियो में देखते हैं कि उसने ये क्लेम क्या किया था। Could you imagine a scenario where a meme had sufficient functional adaptive significance so that the individuals who acted it out gained a reproductive itch? Yes. Okay. So then you could imagine a situation where there was, I think I've got this right, a Baldwin effect Yes. between the meme and the genome. Yes. Okay. So then could you imagine an effect where the heroic hunters of the past who decided to cease acting like prey animals, maybe when they got rocks or sticks, were acting under the impulse that facing down the predator was the appropriate strategy? Because I was thinking about this reproductively. Like, you know that women are hypergamous. They like men cross-culturally about 4 years older than they are. The most fundamental female pornographic fantasy
involves vampires, werewolves, pirates, surgeons, and billionaires. Dominant men who are capable of standing up to predators, who can be brought into an individual relationship. Okay, so that's the fundamental reproductive story meme that seems to drive women. It's allied with the hero myth. There ओके सो बेसिकली यहाँ पर पीटरसन क्लेम कर रहे हैं कि वुमेन डोमिनेंट कैरेक्टर्स को स्टोरीज या फैंटेसीज में प्रेफर करती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो क्लेम कर रहा है कि फंडामेंटल फीमेल फैंटेसी ऑफ वुमेन इन्वॉल्व्स वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, पायरेट्स, बिलियनर्स एंड सर्जन्स। अब यहाँ पर वो जो फेलिसी कमिट कर रहे हैं वो है हेस्टी जनरलाइजेशन। अब हेस्टी जनरलाइजेशन होती है कि जिसमें आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं या एक क्लेम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस। मिसाल के तौर पर जैसे आप कहते हैं कि मैं ग्रीस में 2 लोगों से मिला और वो बहुत अच्छे लोग थे, इसका मतलब है मैं ग्रीस में जितने भी लोगों से मिलूंगा वो सब के सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये हेस्टी जनरलाइजेशन है। अब पीटरसन भी यही कर रहे हैं कि वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन की हैबिट को लेकर जनरलाइज करें फॉर इंटायर फीमेल जेंडर। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि वो जो स्मॉल ग्रुप है वुमेन का वो उन वुमेन का है जो मॉडर्न रोमांस नॉवेल्स रीडर्स हैं, ठीक है, और उनकी ये जो प्रेफरेंस है बिलियनर सर्जन्स वगैरह के लिए, ये एक बहुत हाईली मॉडर्न और कल्चरली स्पेसिफिक ट्रेंड है, मतलब मार्केटिंग ट्रेंड है, ठीक है। ये सब वुमेन की साइकोलॉजी नहीं है। और दूसरी बात कि इवन मॉडर्न सोसाइटी में सब वुमेन रीड नहीं करती और इस तरह के स्पेसिफिक जॉनर्स को एंजॉय भी नहीं करती। अब पीटरसन ने ये फेलिसी क्यों कमिट किया है? क्योंकि यहाँ पर वो एक स्पेसिफिक स्टडी को मिसकोट कर रहा है। तो बेसिकली वो स्टडी क्या है कि 2011 में एक बुक लिखी गई थी, अ बिलियन विकेड थॉट्स बाय ओगी ऑगस्ट एंड साई गारम। ये दोनों न्यूरो साइंटिस्ट हैं। अब इन्होंने इस बुक में क्या लिखा हुआ है, इन्होंने जो हम इंटरनेट पे सर्चेस करते हैं ना, उन्हें एनालाइज किया था और उसमें देखा था कि वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा लिटरेरी एरोटिका को कंज्यूम करती हैं, यानी रोमांस नॉवेल्स को। और उनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रोप्स या मेल आर्केटाइप्स आप कह सकते हैं पाए जाते हैं, वो थे द वैम्पायर, वेयरवुल्फ, बिलियनर, पायरेट और सर्जन। अब पीटरसन का यहाँ पर क्लेम है कि ये फंडामेंटल फीमेल फैंटेसी है, जो कि एक बहुत ओवर स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये डेटा रोमांस नॉवेल्स के कंज्यूमर्स का था, ठीक है, और इसे वुमेन थ्रू आउट द हिस्ट्री के लिए जनरलाइज नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फेलिसी कमिट हुई है। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट कंक्लूजन अनम देंगी। जी, अब हम अपने कोर एनालिटिकल फाइंडिंग्स की तरफ आते हैं। तो अगर हम लोग ये पूरी डिबेट को देखें, सबसे पहले तो हम लोगों को इसकी क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत ही क्यों पड़ती है किसी भी डिबेट की। हम किसी भी डिबेट की क्रिटिकल एनालिसिस इसलिए करते हैं कि हम उसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उनको देखें कि क्या वो लॉजिकली ट्रू है या नहीं, क्या उनके पीछे कोई लॉजिक बेस करता है, या फिर उन्होंने कोई एविडेंस प्रोवाइड किए हैं किसी मेजर टर्म्स को डिफाइन करते हुए, या फिर उन्होंने वो खुद से ही डिफाइन कर दिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारी एनालिसिस में हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि ज्यादातर हमें पीटरसन इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ओवरलैप करते नजर आ रहे हैं, और जबकि उन्होंने उसकी कोई एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं की है। और या फिर तो वो एक जैसे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने कह दिया कि मीम्स और आर्कीटाइप एक जैसे कॉन्सेप्ट है, या फिर उन्होंने उन कॉन्सेप्ट्स को ओवरलैप कर दिया, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डिस्कशन में एक तो फॉल्स इक्विवेलेंस आया। सबसे पहले तो उन्होंने मीम्स को आर्कीटाइप की एक रेजोनेंस कह दिया, इमोशनल रेजोनेंस कह दिया, और फिर हमने देखा कि थ्रू आउट डिस्कशन पीटरसन जो है वो मीम्स को एज एन आर्कीटाइप ट्रीट कर रहे हैं और आर्कीटाइप को एज ए मीम ट्रीट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये दो क्वेश्चन इंटरचेंजेबल है, और उससे भी पहले कि मीम का कॉन्सेप्ट जो हम लोग आजकल इंटरनेट पे देख रहे हैं, क्या मीम वाकई ही वो कॉन्सेप्ट है जो जस्ट एक इमिटेशन है जो हमारे इंटरनेट पे वायरल होता है, या फिर ये किसी कल्चरल फिनोमिना को हिट करता है। तो ये चीजें इन लोगों ने डिस्कस करते करते एक तो फॉल्स इक्विवेलेंस की इस वीडियो में, और दूसरा फिर कैटेगरी कंफ्यूजन किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पहले उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की, फिर उसके बाद उन्होंने उनको साइंस के साथ और बायोलॉजी के साथ कंफ्यूज किया, और लास्टली हम देखते हैं एक तो ओवर एक्सटेंशन भी की पीटरसन ने।
ओवर एक्सटेंशन, जब वो अपने आइडियाज को एक्सप्लेन कर रहे थे तो वो उनको ओवर एक्सटेंड कर रहे थे वहां तक जहां पर वो बात बनती भी नहीं थी। जिस तरह हमने देखा कि उन्होंने सरपेंट की स्टोरी की एग्जांपल दी और फिर उसको वैक्सीन के साथ रिलेट कर दिया, और फिर इसी तरह बाकी फैलेसीज में भी हमने देखा। और दूसरी तरफ हम लोग डॉकिंस को देखते हैं तो डॉकिंस क्या करते हैं, वो रिडक्शनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हर चीज के जवाब में बस एक ही बात कर रहे हैं, क्या ये फैक्चुअली ट्रुथ है या नहीं है। जबकि सिंबलिज्म और इंपेरिकल डाटा, दीज आर बोथ डिफरेंट डोमेन्स, और सिंबलिज्म की अलग डोमेन है और फैक्चुअल डाटा की अलग डोमेन है। आप किसी भी सिंबलिस्टिक व्यूज को, फिलोसफी को इंपेरिकल डाटा की बेसिस पे जज नहीं कर सकते। एक जो मेजर क्लैश था पूरी वीडियो में वो हम देखते हैं कि पीटरसन डॉकिंस जो है वो एम्पिरिकल डाटा को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जबकि पीटरसन जो है वो सिंबॉलिक डेप्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो और भी क्रिटिसिज्म हुई है, लाइक ऑन द मीडियम एक ऑनलाइन साइट्स है क्रिटिसिज्म की और रेडिट, उसमें इन इस डिबेट के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आई है वो ये आई है कि डॉकिंस और पीटरसन जो दोनों स्कॉलर्स हमें नजर आ रहे हैं बात करते हुए, वो एक दूसरे से दे आर टॉकिंग पास्ट टू ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे के क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बस वो अपनी बात रख रहे हैं और वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना भी नहीं चाह रहे हैं और वो समझा भी नहीं पा रहे हैं। और जिसकी वजह से उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन गैप हमें नजर आ रहा है, और दोनों ही डिफरेंट एक्सप्लेनेटरी लेवल्स पे बात कर रहे हैं। डॉकिंस हमें साइंस के थ्रू बात करते नजर आ रहे हैं और पीटरसन हमें सिंबलिज्म के थ्रू और फिलोसफी के थ्रू हमें बात करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेजर क्लैश आ रहा है। हम लोग मूवीज देखते हैं उसमें हम आर्कीटाइप देखते हैं, हम ड्रामास देखते हैं उसमें हमें आर्कीटाइप नजर आता है, इंटरनेट में हर वक्त हमें मीम्स नजर आते हैं, हर वक्त हम मीम्स को देखते हैं उसके। और इन दो टॉपिक्स को इतना डीपली डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमें इस डिस्कशन में इन कमियों की वजह से जो हमने पहले डिस्कस की वो उतनी यूजफुल डिस्कशन नहीं नजर आई। और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो डॉकिंस है वो साइंस के थ्रू, एम्पिरिकल ट्रुथ के थ्रू ही सारी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बाकी जो सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं, जो मिथ्स हैं, जो फ्रेमिंग ऑफ मिथ्स है फ्रॉम द साइड ऑफ पीटरसन, वो इसको बिल्कुल ही डिसमिस कर देते हैं। वो उसको बिल्कुल, और वो बार बार ये बात रिपीट करते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। और वो पीटरसन को ये भी बात कहते हैं कि यू आर ड्रंक ऑन सिंबल्स। और जबकि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, साइंस और फिलोसफी और सिंबलिज्म एंड आर्किटाइप। और जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि पीटर डॉकिंस जो है वो एपिस्टेमिक क्लोजर हमें नजर आता है। एपिस्टेमिक का मतलब होता है कि द वे ऑफ गेनिंग नॉलेज, आप किस तरह से नॉलेज हासिल करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको एक्सपीरियंस से नॉलेज लेना पसंद होता है, कुछ लोग रीडिंग से लेते हैं, कुछ साइंस को प्रायोरिटाइज करते हैं, कुछ फिलोसफी को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम पीटरसन को देखें तो फिर वो एक इंटरप्रिटेशन से दूसरी इंटरप्रिटेशन पे चले जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एड्रेसिंग द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय डॉकिंस। तो डॉकिंस ने जो भी क्वेश्चंस किए वो उसको डायरेक्टली एड्रेस नहीं करे। इससे क्या होता है, जब इंटरप्रिटेशन की लेयरिंग हम करते हैं कि एक इंटरप्रिटेशन की उसी से दूसरी इंटरप्रिटेशन निकाली और तीसरी निकाली, उसकी वजह से ये होता है कि डेफिनेशन की जो प्रिसीजन है, जो डेफिनेशन की कोर है, वो रिड्यूस हो जाती है, वो वहां पे हमें उतनी समझ नहीं आती। अच्छा, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोगों को वीडियो में पूरी डिबेट के अंदर फैलेसी क्लस्टरिंग इफेक्ट नजर आया। फैलेसी क्लस्टरिंग इफेक्ट हम उसको कहते हैं कि एक फैलेसी कमिट हो जिसके नतीजे में दूसरी फैलेसी कमिट हो, फिर उसके बाद इसी तरह फैलेसी कमिट होती जाए। तो हम लोग देखते हैं कि पहले फॉल्स इक्विवेलेंस किया पीटरसन ने, फिर उसके बाद कैटेगरी एरर में आगे और रिडक्शनिज्म के ऊपर रहे डॉकिंस, और जिसकी वजह से आर्कीटाइप की जो डेफिनेशन थी उसका हमें मिसल नजर आया कि वो वहां पे उसके उस तरह से कोर एनालिसिस नहीं हो सका। एक और जो चीज हम लोगों को यहाँ पे इस डिबेट में नजर आई कि ये दोनों स्कॉलर्स जो हैं वो मीम्स और आर्कीटाइप को डिफाइन करने की बजाय ज्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं कि हाउ दे ट्रांसमिट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हमें वो ट्रांसमिशन ज्यादा नजर आ रही है रादर के वो इसकी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करते और इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते। जी, ये रेफरेंसेस हम लोगों ने जो दिए हैं पूरी वीडियो में, प्रेजेंटेशन में, वो हैं। और एनी क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच सी टीम मेंबर। सो हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। ऐसे तमाम तर लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं जिनको किसी भी इनकी बात से इख्तलाफ है या कोई चीज इसी टॉपिक से रिलेटेड वो ऐड करना चाहते हैं। हम वन बाय वन उनके क्वेश्चंस लेंगे। मेरे साथ क्वेश्चन लिस्ट में सबसे पहले क्यू में है हमना हक। हमना हक, आई एम गोइंग टू अनम्यूट योर माइक, प्लीज गो अहेड। अच्छा, मैं एक बस क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने थोड़ा सा मेंशन किया था कि जो मीम है उसकी इमोशनल डेप्थ नहीं हो सकती, राइट?
तो नहीं, राइट। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो डॉकिंस है वो ये कह रहा है कि मीम्स जो है उसकी इमोशनल डेप्थ नहीं है, जबकि रिचर्ड ये कह रहा है कि जो मीम्स हैं वो इमोशनल डेप्थ रखते हैं, वो किसी ना किसी आर्कीटाइप को जाके टच करते हैं। नो एक्चुअली एक दफा दोबारा मुझे बता दें कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, मैं इस पॉइंट का ही पूछना चाह रही थी। अच्छा, इस तरह हो सकता है कि कुछ मीम्स तो इमोशनल डेप्थ रखते हो, लेकिन जो आजकल मीम का कॉन्सेप्ट चल रहा है इंटरनेट में, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास फोन में इस टाइम कितने ऐसे मीम्स आ रहे होंगे जिसकी कोई मीनिंग नहीं होगा, वो मीनिंगलेस होंगे, लेकिन हाँ लेकिन मैं कुछ इस ऐसे पॉइंट पे थोड़ा ऐसे सा, मीम है जो, जी। हाँ मैं इस पॉइंट पे बस थोड़ा सा अपना ओपिनियन देना चाहती थी कि जो चीज यहाँ पे कही जा रही थी कि मे बी द इमोशंस एंड मीम्स आर नॉट दैट डीपली कनेक्टेड, सो आई एम जस्ट सेइंग कि जो एक कल्चरल एस्पेक्ट है यहाँ पे इमोशंस और मीम्स जो है उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं जरूर है। दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज। जी, हमने इस बात को निगेट नहीं किया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन और जहाँ पे ये भी आप एक सवाल अगर आप बनता है कि क्या वाकई सारे मीम्स किसी इमोशनल डेप्थ को रखते हैं या नहीं नहीं, रखते। यहाँ पे भी आपकी बात इस हद तक ठीक है कि कुछ मीम्स जो है वो इमोशनल कनेक्शन रखते हैं, बट नॉट एवरी मीम। तो फिर नेक्स्ट ओके नो, क्वेश्चन पे नबीहा रहमान जी। उसमें मेरा एक सवाल ये है कि जो फैलेसी बताई गई है उसमें ओवर जनरलाइजेशन वाली ना, इसको पीटरसन कैसे बोलता कि वो ठीक होती, मतलब वो ओवर जनरलाइजेशन की तरफ ना जाती। तो अगर वो ये कहते हैं उसके अंदर पीटरसन के ब्रॉन्ज सरपेंट की स्टोरी एक्सपोजर थेरेपी और वैक्सीन्स कुछ कंटेंट में ये दिखाती हैं कि कंट्रोल कन्फर्टेशन ग्रोथ या रिकवरी में मदद कर सकती है, लेकिन ये हर केस में सच नहीं होता। अगर वो अपनी स्टेटमेंट को इस तरह प्रेजेंट कर दे तो इस सूरत में उनका पॉइंट जो है वो फैलेसी की तरफ नहीं जाता, ओवर जनरलाइजेशन की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने इसको एक जनरल रूल नहीं बनाया था। सो ये स्टेटमेंट अगर वो दे देते तो फिर वो फैलेसी कमिट ना होती, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने एक ओवर जनरलाइजेशन का रूल बना दिया, तो इस वजह से वहाँ मसला हो गया था। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और फीडबैक फॉर्म चैट में शेयर कर दिया गया है, काइंडली उसको फिल कर लीजिएगा। और नवाज, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया। आई वाज जस्ट आस्किंग, मैंने ये वीडियो देखी, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम नॉट मेडिकल और साइकोलॉजिकल वे ऑफ स्टूडेंट। मैं एक फिजिक्स के एक छोटा सा इंस्ट्रक्टर हूँ। so मुझे ये जानना था कि ये रिचर्ड डॉकिंस और दोनों इनकी जो डिस्कशन है, ये पहला सेशन हो रहा है या इसके अलावा पहले और भी सेशन हुआ है जो मैं अभी देख सकूं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकूं, ये आईएमएस का। जी, रिचर्ड डॉकिंस के ऊपर तो पहले भी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, जिसमें उनके रिलीजियस व्यूज के ऊपर फैलेसीज और बाइसेस आइडेंटिफाई हुई हैं। आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को समझने के लिए आपको कुछ इसकी की टर्म्स को थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। कुछ काफी हद तक हम लोगों ने एक्सप्लेन की है इस प्रेजेंटेशन में, जैसे उन्होंने बायोलॉजी और मैथ्स को आपस में कनेक्ट किया, और मीम्स क्या है और आर्कीटाइप्स क्या होते हैं, तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने एक्सप्लेन करने की इस प्रेजेंटेशन में पूरी कोशिश की। बाकी आप लोग इसको खुद भी सर्च करिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो भी यूट्यूब पर शेयर हो जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अली हमजा का। उससे पहले चैट में फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया गया है, काइंडली उसको फिल कर लीजिए। और क्वेश्चन जो है ना रेलेवेंट होने चाहिए आप। ओवर अबाउट लाइक वर्जिन मैरी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि उसकी साइकोलॉजी क्या है? अगर आप लोग मतलब लाइक कनेक्ट करो उसको रिलीजन के साथ भी, साइकोलॉजी के साथ भी, और इमोशन के साथ, और प्रैक्टिकल भी। वर्जिन मैरी किस लिहाज से आप कह रहे हैं? कि मतलब लाइक जैसे वो डेफिनेशन में बोला गया ना, उसको डाइवर्ट कर दिया गया, उसके ऊपर बात ही नहीं की गई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब लाइक अगर वो क्वेश्चन आपके आगे रखा जाए तो आप उसको कैसे उसको परस्यू करेंगे? बेसिकली तो हम लोगों को यही चाहिए, क्योंकि पीटरसन को तो यही चाहिए था कि वो उनको आंसर करते कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बिलीफ सिस्टम हियर। यहाँ पे बिलीफ सिस्टम के ऊपर तो नहीं बात हो रही थी।
और वहाँ पे बात हो रही थी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के ऊपर और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर। तो उनको साइकोलॉजिकल उसी प्रेमिस में रहकर ही बात करनी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि मतलब लाइक ये क्वेश्चन जो था वो इररेलेवेंट था? जी, हम लोगों ने यही तो फैलेसी आइडेंटिफाई की थी कि यहाँ ओके। पे डॉकिंस ने फैलेसी कमिट की कि उनको इररेलेवेंट क्वेश्चन किया, उन्होंने प्रेमिस चेंज कर दिया, उन्होंने बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात कर दी, जबकि फिलोसॉफिकल बात हो रही थी, सिंबलिज्म के ऊपर बात हो रही थी। जी, लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे। सो वी विल टेक अफीफा अंजुम। अफीफा, आई हैव अनम्यूटेड यू, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या मेरा सवाल ये था ऑन थर्ड एनालिसिस में भी, जिसमें उन्होंने वर्जिन मेरी के ऊपर सवाल किया था, और आपने ये बताया कि पीटरसन डाइवर्टेड द टॉपिक टू मूविंग द गोल पोस्ट। ठीक है, तो मेरा ये सवाल है कि आप ऑपोजिट पर्सन के प्रीमाइस के बेसिस पे जो सेट की है उसने, अगर आप उस चीज़ पे आंसर नहीं कर रहे हो तो आर यू कमिटिंग अ फैलेसी देयर? यहाँ पे पीटरसन फैलेसी कमिट नहीं कर रहा है, डॉकिंस कर रहा है। जब वो उसको एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है तो वो गोल पोस्ट को मूव कर रहा है टुवर्ड्स बायोलॉजिकल लिटरलिज्म। मतलब वो फैक्ट्स पे कहता है, वो कह रहा है कि मेरे लिए जो ट्रुथ है उसकी वैल्यू वही है जो साइंटिफिक ट्रुथ है, जो इम्पेरिकल ट्रुथ है। जबकि जो जॉर्डन पीटरसन है वो कहता है ट्रुथ की भी टाइप्स है, इसमें मेटाफोरिकल ट्रुथ भी आता है, वैल्यू प्रेडिकेटेड ट्रुथ भी आता है और फैक्चुअल ट्रुथ भी आता है। वो उसके लिए ट्रुथ वही है जो उसको मून तक ले जाए, ये वो वीडियो में भी बताता है। यहाँ पे पीटरसन फैलेसी नहीं कर रहा है, डॉकिंस कर रहा है। Okay, sorry, I misunderstood. Okay. Jazakallah khair everyone for your time and for your efforts. We will be back with another critical session very soon, inshallah. If you have any questions left still, आपके साथ feedback form chart में share हो चुका है, उसको save कर लें और उसके अंदर अपने questions, suggestions और feedback जो भी relevant हों, या presenter से या presentation से या discussion forum से, तो आप उसमें add करके हमें बता सकते हैं। Jazakallah khair for your time. Assalamu alaikum.